ममता बनर्जी को शिकस्त दे पाना इतना आसान। बाबरी मस्जिद का जब मुद्दा छोड़ा तो सालों में जो भारतीय राजनीतिक में जो ओपिनियन पोल का जो एक ट्रेंड जो चला था, उस पर विश्वसनीयता लोगों की रह गई है। उसमें ओवैसी साहब ने दूरी बनाना ही समझा। मेरा अपना मत, और मैंने जहां तक बंगाल को देखा है, मैंने जहां तक बंगाल को समझा है, और जहां तक मुझे वहां की राजनीति की समझ है, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां आएगी। मुझे सीपीएम के जमाने के बाद मैंने टीएमसी का भी जमाना देखा। टीएमसी तो सीपीएम के जो वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं, आपका ये कहना है? बिल्कुल, जितना वामपंथी जो वोटर हैं वो दक्षिणपंथी वोटर में मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं। आप हमारे देश के 80% वोटर किसी आइडियोलॉजी से प्रेरित है। उस वीडियो का इफेक्ट तो बंगाल की राजनीति सेंसेशन के तौर कुछ नेताओं ने क्षेत्रीय से अपनी शुरुआत करके राज्य में एक अपनी पहचान बना दी। उसमें अभी वर्तमान भारत के समय में एकमात्र मजबूत चेहरा ममता बनर्जी सामने में थोड़ा सा वो असहज महसूस करते हैं। बहुत सारे मैंने साइलेंट वोटर को देखा जो कि अपना ओपिनियन खुल करके नहीं दे रहे थे। जिस नारा लगा था अब की बार 400 पार। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव 2026 की दो फेजेस में हुई, और पहला 23 और दूसरा 29 अप्रैल, और 4 मई को पूरे देश को इंतजार है कि 4 मई को आखिर नेताओं की किस्मत क्या होगी। क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापसी करेंगी, या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ममता बनर्जी को पटखनी देगी। और हालांकि तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे चाणक्य टुडेज हो, चाहे बीसीसी वोटर हो, सभी ने अपना ओपिनियन पोल दे दिया है, और तमाम सर्वे में दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार सत्ता में वापसी कर रही है और ममता बनर्जी सत्ता से गायब हो रही है। हालांकि ये हमारी जो टीम, जो चैनल है देश धड़कन, वो अभी अपना रिसर्च कर रही है और कल शाम को हमारा ओपिनियन आ रहा है। और इन्हीं सबके साथ हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट और पश्चिम बंगाल की राजनीति में गहरी दिलचस्प रखने वाले और जानकार मृत्युंजय शर्मा जी। तो आइए जानते हैं मृत्युंजय शर्मा जी से। सबसे पहले मृत्युंजय जी, आपको हमारी न्यूज चैनल देश धड़कन में आपका स्वागत है। चंदन जी, आपका भी बहुत बहुत आभार अपने चैनल में मुझे बुलाने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। और पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल में जो 2026 के जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें तमाम मीडिया चैनल जो भी उन्होंने बंगाल में कवरेज किया, उनका कवरेज कहीं ना कहीं बंगाल के एक जो बोला जाए कि बंगाल के जो मुख्य जिलों तक, मुख्य शहरों तक सीमित रही। लेकिन मैंने आपके चैनल को मैंने देखा कि आपने बंगाल के जो मुख्य चुनिंदा शहरें हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूब मीडिया का काफ़ी फोकस है, आप वहां से हट के, जिसे बंगाल का सबसे पिछड़ा जिला के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे आपका मैंने पत्रकारिता देकर मुझे काफ़ी खुशी हुआ। और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बंगाल के एक ऐसे सुदूर पिछड़े जिले पुरुलिया, जिसे बंगाल का आज भी पिछड़ा जिला माना जाता है, वहाँ पर जाकर के अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग से जो आपने चुनावी कवरेज किया, ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद। और आपके चैनल देश धड़कन में मुझे अपना कुछ बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मृत्युंजय जी, ये बताइए, सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो भी एग्जिट पोल तमाम चैनलों द्वारा दिखाया जा रहा है, तो आप अपना एनालिसिस बताइए, जो कि हम आपको पर्सनली जानते हैं कि आप कितनी गहरी जानकारी रखते हैं बंगाल की राजनीति के बारे में। तो आप अपनी राय बताइए कि क्या एग्जिट पोल एग्जैक्टली एग्जिट पोल है, या इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ डिमेरिट दिख रही है? देखिए चंदन जी, सबसे पहली बात है कि आप कह रहे हैं बंगाल की राजनीति, तो कहीं ना कहीं मेरा एक अच्छा समय बंगाल में बीता है। और बंगाल हमारे बोकारो से, या हमारे जो झारखंड है, हमारा जो गृह जिला, इसे सटा हुआ है, और एक मेरा अच्छा खासा टाइम बंगाल में गुजरा है। इसलिए वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी, वो आपका सीपीएम के ज़माने के बाद मैंने टीएमसी का भी ज़माना देखा। टीएमसी के बाद अभी जिस तरह वर्तमान समय में जो बीजेपी भी अपना जो राजनीतिक पैर पसार रही है, और इसमें कोई दुमत नहीं, पिछले बार विधानसभा से इस बार उसका मैं देख रहा हूँ कि जो जन के बीच जो लोकप्रियता उसकी हुई है, वो काफ़ी हुई है। और ये देख के लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने बंगाल में सीपीएम को की जगह रिप्लेसमेंट करने का बहुत ही अच्छा काम किया है। तो एक मेरा अपना जो बंगाल में जो समय गुजरा है, तो जरूर ही वहाँ की राजनीति को लेकर के मेरा कुछ ना कुछ जरूर ही दिलचस्पी रहता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो सीपीएम के जो वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं, आपका ये कहना है? बिल्कुल, जितना मुझे बंगाल की राजनीति की जानकारी है, और मेरा जितना समय बंगाल में गुजारा है, या मेरा आना जाना लगा रहता है बंगाल में, मैंने भी कुछ समय पहले ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के मैंने भी देखा था। तो मैंने जाकर के वहाँ पे देखा कि बंगाल में, देखिए, पहले एक दौर था सीपीएम का, ममता बनर्जी सिंगूर को लेकर के राजनीतिक में आई। उससे पहले
अगर पूरे देश में अगर सीपीएम का सबसे बड़ा गढ़ और सबसे मजबूत किला माना जाता था, तो वो पश्चिम बंगाल माना जाता था। उसके बाद जब ममता बनर्जी का एक राजनीतिक उदय सिंगूर के बाद जो लाजवाब, खैर उससे पहले भी उनका पश्चिम बंगाल के राजनीतिक में उनका मतलब बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। लेकिन सिंगूर मसले के बीच, सिंगूर मसले के बाद उनकी एक कमबैक एक बहुत ही जोरदार तरीके से देखी जा सकती है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं तो सीपीएम डाउनफॉल में गया, उसकी सीटें घटी। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो सीपीएम के जो वोटर थे, एक बड़ा तबका वोटर, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ माइंड सेट उनका हुआ, बीजेपी की तरफ वो वोटर ट्रांसफर हुए। ये मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सीपीएम के जो भी वोटर थे, उनका एक बड़ा तबका बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। यानी ये कितनी दिलचस्प बात है कि सीपीएम जो कि कम्युनिस्ट और जो बीजेपी होगा राइटिस्ट पार्टी, यानी जो वामपंथी जो वोटर है वो दक्षिणपंथी वोटर में मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा कहना किसी राजनीतिक में मतलब कहने का मतलब है कि जो आइडियोलॉजी जो शिफ्टमेंट है, मतलब कि लेफ्ट से आइडियोलॉजी जो हो रहा है राइट में हो रहा है, तो लोगों का जो आइडियोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए चंदन जी, अभी जो वर्तमान समय में जो भारत की राजनीतिक है, जो वर्तमान समय में जो भारत की राजनीतिक चल रही है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में हमारे देश के 80% वोटर किसी आइडियोलॉजी से प्रेरित है। मेरा अपना मानना है कि किसी आइडियोलॉजी से प्रेरित है। तो ये मेरा ये मानना नहीं है कि उन्होंने आइडियोलॉजी को लेकर के इधर ट्रांसफर हुआ। मेरा मानना है कि अभी मैंने क्या किया कि 80% जो भी हमारे वोटर है, 100 में जो किसी पार्टी का 100% वोटर है, तो 80% का कोई आइडियोलॉजी नहीं है आज के राजनीतिक में। आज के राजनीतिक में वो वर्तमान पे भरोसा करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं 20% जो सीपीएम के आइडियोलॉजी वोटर, जिसका आपने नाम लिया, जो आइडियोलॉजी है उससे प्रेरित है, उनको फॉलो करते हैं, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, कम्युनिस्ट, जो भी उनका एक आइडियोलॉजी रहा है कम्युनिस्ट धारा से निकल के, वो कहीं ना कहीं आज भी 20% आपको वोटर के रूप में नजर आ जाएंगे। और आज भी आप बंगाल में जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि सीपीएम पूरी तरह नील हो गई है। हर सीट पे, बंगाल विधानसभा के हर सीट पे उनकी मौजूदगी है। और आइडियोलॉजी वाले, जिन्होंने आप बात किया कि आइडियोलॉजी वाले जितने वोटर है वो आज भी साथ है। लेकिन मैं बोला कि अभी के वर्तमान समय में मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीतिक में आप ये कह सकते हैं कि कोई आइडियोलॉजी जिंदा है। ये मेरे समझ से अभी के मतलब वर्तमान समय के राजनीतिक में ये आइडियोलॉजी वाली बात मुझे नहीं लगती है कि 100% एग्जिस्ट करती है। अच्छा, ये बताइए मृत्युंजय जी कि जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी बिहार में इनका इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, 5 सीटें जीते हैं और 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रहते हैं, और पूरे देश में खासकर मुस्लिम तबके में इनका खासा वर्चस्व देखा जा रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी हो गए, और जो हिमायू कबीर जो अभी नए नए अपनी पार्टी का स्थापना करते हैं, मस्जिद जो बनवा रहे थे बाबरी मस्जिद, तो आपको क्या लगता है कि जो हिमायू कबीर और असदुद्दीन ओवैसी हैं बंगाल की राजनीति में क्या मुसलमानों पर खासा प्रभाव डालेंगे, या आपकी क्या रही इस पर? देखिए, पहले आपने क्या कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जो बिहार में आपने कहा कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर साहब, वो दोनों पे मतलब उनका वोट शिफ्टिंग का मामला है। पहले बात आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति दूसरी तरह की है। बिहार में अल्पसंख्यकों का रुझान अलग से है। अगर बिहार विधानसभा जो वर्तमान समय हुए हैं उस पर अगर आप नज़र डालते हैं बिहार विधानसभा के पे, तो विधानसभा में देखेंगे कि वर्तमान विधानसभा में कि किसी भी पार्टी बिहार में, जो एक तो बीजेपी नेशनल पार्टी हो गई, क्षेत्रीय पार्टी में कोई इसमें आपका संशय नहीं है कि बिहार में क्षेत्रीय पार्टी में एक तरफ आरजेडी और जदयू दोनों का अच्छा ही वर्चस्व रहा है। साथ साथ आप रामविलास पासवान जी की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी को भी ले सकते हैं। ये 3 पार्टी भारतीय मतलब राजनीतिक में, माने ये बिहार की राजनीतिक में ये 3 पार्टियों का अपना एक कड़ी मौजूदगी के साथ मौजूदगी रहा है। कांग्रेस को हम लोगों ने पिछले बिहार विधानसभा में देखा और इस विधानसभा में देखा, उनकी मौजूदगी आप सही तरीके से सटीक नहीं कर सकते। उनकी मौजूदगी सटीक नहीं सकती क्योंकि जिस हिसाब से उन्हें वोटें दी जाती है, या बिहार विधानसभा पहले से कांग्रेस को लेकर के आरजेडी में जो सीटों को लेकर के बंटवारा हुआ, कहीं कहीं तो ऐसे सीटें आ गए जहाँ पे दोनों साथ ही लड़े। तो इसको लेकर के आप ये नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है किसी भी पार्टी ने अल्पसंख्यकों मुसलमानों को लेकर के ज़्यादा सीरियस, किसी पार्टी ज़्यादा सीरियस नहीं है। और आप टिकट को लेकर के यदि आप आंकड़ा देखते हैं तो मुझे लगता है कि गिने चुने ही कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। उनमें से कुछ मामलों में आरजेडी ठीक रही, बाकी जेडीयू का और भारतीय जनता पार्टी का या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी का, चिराग जी का पार्टी का आपका मौजूदगी मुझे लगता है मुसलमानों के टिकट को बीच कर ना के बराबर।
और इस में लेकर के जो पूर्वांचल का जो हमारा बिहार का सीट आता है, अब आते हैं ओवैसी साहब पे, जो पूर्वांचल का जो सीट आता है, पूर्वांचल के सीटों में आपका सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल सीट में मुस्लिम या अल्पसंख्यकों का काफ़ी दबदबा है। कहीं कहीं तो आप ये कह सकते हैं कि उनका वोटर क्लियर मैंडेट है, तो क्लियर मैंडेट है, जिधर अगर उनका झुकाव ज़्यादा होगा वो जीत जाए, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को यह लगा कि हमें पार्टी से दरकिनार किया जा रहा है, चाहे हमारे पास वैसा कोई मजबूत, हमारे पास कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारे साथ खड़ी हो। उसमें उनको कहीं ना कहीं ओवैसी साहब उन्होंने भरोसा जताने की कोशिश किया कि भाई ओवैसी साहब उन्होंने भरोसा कर सकते हैं और हम अपनी सब मिल करके पूरी मौजूदगी को से असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताएंगे। तो वहाँ पे सारा अल्पसंख्यक वोट आरजेडी से निरंकुश होते हुए या जेडीयू से निरंकुश होते हुए और बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी में मुझे नहीं लगता है कि अल्पसंख्यकों का ज़्यादा झुकाव है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि मैंने भी बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखा है और बिहार की राजनीति में बिहार से भी जाता हूँ। वहाँ पे मैंने हमेशा से देखा है कि नीतीश कुमार पे और लालू यादव पे कभी भी शुरू से ही बिहार के अल्पसंख्यकों को एक भरोसा रहा है। लेकिन इस पिछले विधानसभा में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को टिकट को लेकर के अनदेखी की गई, उनसे उनको ये लगा कि हमारा यहाँ पे कुछ ज़्यादा होने वाला है, तो वो लेकर के वो ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब में वो कन्वर्ट हुए और उनका वोट पूरी तरह से एक मास लेवल पे उन्होंने वोट दिया, जिसका रिजल्ट सामने। वो मैं बिहार की बात। अब आता हूँ बंगाल। बंगाल इलेक्शन में मतलब चुनाव आयोग द्वारा घोषणा के कुछ ही दिनों तिथि की घोषणा के कुछ ही दिनों के बाद हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM में आपका गठबंधन हुआ। लेकिन किन्हीं वारणों से कोई वीडियो वायरल हुआ तो उसमें ओवैसी साहब ने दूरी बनाना ही समझा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि शायद दोनों में गठबंधन हो, दोनों का गठबंधन टूट गया। और कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति में अभी वो वीडियो मैं नहीं कह सकता हूँ जिस तरह से हुमायूं कबीर जी के द्वारा वो क्लेम किया जा रहा है कि AI वीडियो है और कुछ ऑपरेशन के लगभग AI है, AI द्वारा जनरेटेड है, जबकि TMC क्लेम करे कि नहीं बिल्कुल उस वीडियो सही है। लेकिन उस वीडियो का इफेक्ट तो बंगाल की राजनीति में यही हुमायूं कबीर जब इनको TMC से जब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, तो बाहर के रास्ता में जब इन्होंने बाबरी मस्जिद का जब मुद्दा छोड़ा, तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा पूरे भारतवर्ष में एक सेंसेशन के तौर देखा गया। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का बहुत वहाँ पे झुकाव देखा गया। तो वो झुकाव था उस समय में हुमायूं कबीर, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उस समय तक हुमायूं कबीर एक अल्पसंख्यक नेता के रूप में काफ़ी ताकतवर थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो वीडियो TMC के द्वारा या सोशल मीडिया में जो जारी हुआ, उसके बाद उनको काफ़ी नुकसान, हुमायूं कबीर को राजनीतिक नुकसान काफ़ी उठाना पड़ा, उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMM, मुझे नहीं लगता है कि उनकी राजनीतिक उपलब्धि ज़्यादा बंगाल में रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। वो मेरा पूरा मानना है कि उनकी राजनीतिक उपलब्धि या राजनीतिक उनका वहाँ पे एक अपना फील्ड बैकग्राउंड वो ना के बराबर रहेगा। जहाँ तक हुमायूं कबीर की बात आप कर रहे हैं, हुमायूं कबीर कुछ जिलों जहाँ से वो आते हैं, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, सटा हुआ मालदा, वहाँ पे एक वोट काटने में सफल, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि वो ज़्यादा सीट लाए। यानी कहने का मतलब है कि मुस्लिमों का एक मुफ्त वोट TMC को जा रहा है। बिल्कुल, आपने भी तो ग्राउंड रिपोर्टिंग बंगाल में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है और वहाँ के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों का मतलब इसमें कोई दो मत ही नहीं है कि उनका पूरा रुझान TMC के तरफ है। और उनको लग भी रहा है कि अभी हमारे कोई हितैषी पार्टी और कोई हमारे हित की बात कर रही है। और जिस तरह से बंगाल की राजनीति में पिछले बार के और इस बार में जिस तरह से एक सांप्रदायिक चुनाव जो है, एक सांप्रदायिक टाइप का जो या सांप्रदायिक टाइप का जो कम्युनिट चल रहा है कुछ नेताओं के प्रति, तो कहीं ना कहीं बंगाल के अल्पसंख्यक वर्तमान समय में और वर्तमान समय के वोटिंग को लेकर के पूरी तरह से TMC पे आश्वस्त है। और ये मुझे तो लगता है कि पूरी तरह TMC। अच्छा, हम साफ शब्दों में आपसे पूछना चाहते हैं, जिस अग्रेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अब की बार अपना चुनाव यात्रा की, देश के कोई भी चाहे वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के रहे और भाजपा के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन जी हो गए, तमाम मतलब गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी तक सबने प्रचार किया और ममता बनर्जी उसी अग्रेशन के साथ प्रचार की। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पटखनी दे रही है, जो कि तमाम जो आंकड़े हैं वो भी दिखा रहे हैं?
आप अपना पर्सनल एनालिसिस ये बताइए, और जो बंगाल का जो राजनीतिक में जमीनी स्तर में जो आपकी परख है, चाहे इस बार भी, चाहे आप जितने लोगों से बात किए, आपका एक अलग ही बैकग्राउंड है पता करने के लिए, उसके अनुसार आप जवाब दीजिए। ठीक है चंदन जी, फर्स्ट आपने बात कहा कि बंगाल के इलेक्शन में जिस तरह से नितिन नवीन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जिस तरह से बंगाल इलेक्शन में वो पूरी तरह से कैंपेन कर रहे हैं, बंगाल इलेक्शन में पूरी तरह से वो मुस्तैद है, बंगाल इलेक्शन में जिस तरह से मुस्तैद है, और उसमें कोई शंका की बात नहीं कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में काफ़ी मेहनत किया, ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मेहनत किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताते चलूँ, वो बंगाल में ममता कर जेपी आंदोलन के बाद, या जेपी आंदोलन के बाद क्षेत्रीय नेताओं में कुछ लोगों ने, मतलब कुछ नेताओं ने क्षेत्रीय से अपनी शुरुआत करके राज्य में एक अपनी पहचान बना दी। उसमें अभी वर्तमान भारत के समय में एकमात्र मजबूत चेहरा ममता बनर्जी, क्योंकि कुछ सालों पहले अगर भारत के राजनीतिक में देखें तो उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह यादव का एक अपना वर्चस्व था क्षेत्रीय में। उसके बाद अगर हम बिहार की राजनीतिक में आए तो लालू यादव, नीतीश कुमार का अपना वर्चस्व रहा। दक्षिण क्षेत्रों में जाते हैं तो मायावती, माफ कीजिएगा, आपका जयललिता, करुणानिधि, उनका एक अपना रहा है। देखिए, हर राज्य में क्षेत्रीय नेताओं का तो एक मैजिक रहता है। हमारे झारखंड में शिबू सोरेन थे। उसी तरह से जितने पुराने राज्यों में जितने भी हम माटी से जुड़े हुए जो भी नेता थे, उस नेता में अभी एकमात्र मुझे लगता है कि अभी ममता बनर्जी है। उस सभी नेताओं में अभी एकमात्र ममता बनर्जी है। तो देखिए, ममता बनर्जी का जो एक राजनीतिक जीवन रहा है, उनका राजनीतिक जीवन बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष से भरा, हुआ। उन्हें बंगाल के माटी के नेता के तौर पे उनको देखा जाए। जैसा मैंने आपको कहा ना कि बिहार में जाएंगे तो आप नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, उत्तर प्रदेश में आप जाते हैं तो मायावती, मुलायम सिंह यादव, दक्षिण के क्षेत्रों में करुणानिधि, जयललिता, एआईडीएमके उनका जो सीनियर लीडर थे उनका अपना था। उसी उड़ीसा में जाएंगे तो नवीन पटनायक, उनके पिताजी बीजू पटनायक, तो ये एक क्षेत्रीय नेता के तौर पे काफ़ी मजबूत थे। तो आपका कहना था, मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि क्या ममता बनर्जी को बीजेपी पटकनी दे पाएंगे? तो देखिए, बंगाल की जो राजनीतिक है ना, बंगाल की राजनीतिक कुछ अलग तरह। बंगाल में आपने भी चुनाव प्रचार के दौरान आपने बंगाल में कहीं भी घूमा होगा, देखा होगा, वहाँ का राजनीतिक समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के लोग का एक माइंडसेट होता है, बल्कि मीडिया का सामने, कैमरा का सामने में थोड़ा सा वो असहज महसूस करते हैं। बहुत सारे मैंने साइलेंट वोटर को देखा जो कि अपना ओपिनियन खुल करके नहीं दे रहे थे। जिस प्रकार से बिहार में साइलेंट वोटर हैं, वो मतलब कि कहा जाता है कि साइलेंट वोटर जो है नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, तो मैंने बंगाल में भी साइलेंट वोटर को देखा। तो आप इसी के साथ ये बताइए कि साइलेंट वोटर जो है किधर शिफ्ट कर रहे हैं, जो अपना ओपिनियन किधर भी नहीं दे रहे थे? देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि वहाँ पे बंगाल के वोटर अपना ओपिनियन देने में असहज महसूस करते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि साइलेंट वोटर, वहाँ पे साइलेंट वोटर, उधर मैं नहीं कहूँगा कि साइलेंट वोटर है। वो क्या है, कभी आपने पिछले विधानसभा में बहुत सारे नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े यूट्यूब आजकल जो पत्रकार है, जो चैनल है, वो भी वहाँ पे जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग किए। लेकिन उनके भी आप रिपोर्टिंग में देखिएगा तो वहाँ की जो जनता है वो खुलकर ओपिनियन कैमरे के सामने नहीं देती है। वो तो का प्रश्न रहता है कि अरे बंगाल में आए हैं, वो बता नहीं रहे किसको देना है, नहीं देना है। तो जेपी कुछ सालों से देखिए, जब भी वहाँ जिसकी भी सरकार बनी है, उनका एक क्लियर और मैंडेट एक तरफा रहा है। कभी वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन वाला नहीं रहा है आपका इलेक्शन। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो है आपका कोई साइलेंट वोटर जैसा कुछ वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे वो अपना वोट मत रिजर्व करके रखते हैं। मैंने भी ग्राउंड लेवल पे देखा है, बंगाल के कुछ मैंने सुदूर इलाकों में भी गया है, वहाँ उनके मन में जो माइंडसेट है सो माइंडसेट है। हाँ, लेकिन आपको मैं क्या बोला कि बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे ऐतिहासिक किया है, और जरूर है कि वो उनका कहीं ना कहीं उनका परिश्रम बंगाल में नजर आएगा। अच्छा, ये बताइए कि ममता बनर्जी की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, जिसमें कन्याश्री योजना, लक्ष्मी भंडार योजना और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो कि मैंने ग्राउंड लेवल पर लोगों से पूछा, तो ये बताइए कि क्या इन योजनाओं का आम लोगों पर असर पड़ेगा
या लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं? और ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आध चैनल अगर दे दिया जाए, अगर जो एग्जिट पोल जो देते हैं उसके अनुसार सभी लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तो ममता बनर्जी लोग को दिल में कल्याणकारी योजनाओं के तहत असर कर रही हैं या वे लोग ममता बनर्जी से अब दूर जाना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कल्याणकारी योजनाएं की बात है ममता बनर्जी, तो ऐसा नहीं है कि कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ बंगाल में ही सीमित है। कल्याणकारी योजनाएं झारखंड में भी चल रही हैं, बिहार में तो एक किस्त में ही कल्याणकारी योजनाएं चली और दिल्ली में भी चली। तो ऐसा नहीं है कि हर राज्य में अपना अपना कल्याणकारी योजना है ही है। आपका दक्षिण भारत के भी क्षेत्रों में, वहाँ के भी राज्यों में कल्याणकारी योजना है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि कल्याणकारी योजनाओं का कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन के समय में कोई बड़ा मुद्दा रह पाता है। अगर कल्याणकारी योजनाओं से, अगर आप कह रहे हैं कि कल्याणकारी योजनाओं से क्या ममता बनर्जी को कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो अगर ऐसा होता तो केजरीवाल दिल्ली से नहीं आता, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, बिजली फ्री, आपका औरतों के लिए, लड़कियों के लिए आपका बस में ट्रैवल फ्री, तो योजनाएं तो वहाँ भी चली थी। फिर भी वहाँ से अरविंद केजरीवाल जी को हार का सामना करना पड़ा। हाँ, बात रहा यहाँ पे कि क्या इफेक्ट पड़ेगी, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो योजनाएं दीदी लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री योजना जो चला रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों का तो झुकाव उनके तरफ से है, जो उनका झुकाव उनके तरफ से है। दूसरी चीज है कि एक उनका लंबा समय हो गया बंगाल में राजनीति करते हुए, तो कहीं ना कहीं ये भी आप चीज देख सकते हैं कि बंगाल की राजनीतिक में कुछ लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। जो लोग 10 साल से ममता बनर्जी के शासनकाल में तकरीबन 3 दशकों तक सीपीएम के राज में रहा, तो वो कुछ बीजेपी से कुछ अलग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। होना भी चाहिए, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल ममता बनर्जी का राज उन्होंने काफ़ी लंबा दौर देखा, सीपीएम का भी लंबा दौर देखा, और मुझे नहीं लगता है कि आज़ादी के बाद से कभी बीजेपी की सरकार बंगाल में बनी है। तो उसको लेकर के लोगों का झुकाव तो बीजेपी की तरफ है, और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि बीजेपी पिछले विधानसभा में और उससे पिछले विधानसभा में एक अच्छे मार्जिन की तरह, एक बहुत बढ़िया कमबैक की तरह आई। 2 सीटों से फिर 2021 में 77 सीट, और अब की बार आपको क्या लग रहा है कि सैकड़ा पार करेगी अब? हाँ, देखिए, आपने भी कहा कि सैकड़ा पार करेगी, इससे आपने कहा कि तमाम एग्जिट पोल आ रही हैं, तो मैं उसे तमाम एग्जिट पोल, देखिए, मेरा अपना मत, और मैंने जहाँ तक बंगाल को देखा है, मैंने जहाँ तक बंगाल को समझा है, और जहाँ तक मुझे वहाँ की राजनीति की समझ है, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ आएगी, मुझे नहीं लगता है। हाँ, बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने कहा कि उन्होंने ज़मीनी, इसमें कोई संशय नहीं है कि उन्होंने ज़मीनी लेवल पर प्रचार किया है और पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है बंगाल के राजनीतिक में, बंगाल के चुनाव में। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी को शिकस्त दे पाना इतना आसान, मुझे तो ये पूरा भरोसा है। तमाम एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल हरियाणा विधानसभा में भी फेल हुए, फ्लॉप किए हैं। एग्जिट पोल आपका बिहार विधानसभा जो इससे पिछले बार हुए थे, उसमें 2020 में, उसमें भी उन्होंने तेजस्वी यादव को जिताने की बात कर दी। तेजस्वी यादव जो है वो भी आकर के बोले कोई हमारा कार्यकर्ता, कोई सब अपने ये में रहेंगे, लेकिन जिस तरह से सोचा गया था वो हार गए। और इसके बाद जो है केंद्र में नारा लगा था अब की बार 400 पार, पर तमाम न्यूज चैनल ने भी ओपिनियन पोल दिखा दिया, कोई मतलब मुझे तो 350 से नीचे कोई दिखाया था या 350 से नीचे कोई दिखाया था। तो ओपिनियन पोल हरियाणा में भी थे, दिल्ली में भी थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है चंदन जी कि अभी जो इन 10 सालों में जो भारतीय राजनीतिक में जो ओपिनियन पोल का जो एक ट्रेंड जो चला था, उस पर विश्वसनीयता लोगों की रह गई है। ये विश्वसनीयता मुझे नहीं लगता है कि ओपिनियन पोल पे आज के समय में विश्वसनीयता है, क्योंकि झारखंड विधानसभा में भी इन्होंने दिखाया था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी सरकार से दूर दूर तक है। तो ओपिनियन पोल को एज ए पत्रकार आप किस तरह से देखते हैं? ओपिनियन पोल पर तो विश्वास नहीं है, हालांकि हमारी न्यूज चैनल की कल ओपिनियन पोल, या हम लोग भी एक एक विधानसभा का हम लोग रिसर्च करवा रहे हैं और वहाँ से अपने लोगों से हमने मतलब की जानकारी ली है, तो ओपिनियन पोल हमारा कल आएगा। लेकिन अगर सच कहा जाए जो आप आंकड़े दे रहे हैं, तो ओपिनियन पोल का वास्तव में कोई मतलब भरोसा ला कोई पैमाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाल के दिनों में और कुछ चंद सालों में मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी विधानसभा चुनाव में ओपिनियन पोल कहीं भी टिका है। मुझे ओपिनियन पोल पे बिल्कुल भरोसा नहीं। हाँ, एक आध न्यूज चैनलों को छोड़कर,
कुछ न्यूज़ चैनलों के एंकर ने मैंने देखा कि बंगाल विधानसभा में ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट पे पत्रकारिता की और ग्राउंड लेवल पे उनका पत्रकारिता बिल्कुल जस्टिफाइड था। तो उनके द्वारा कुछ ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, उस पे मुझे पूरा भरोसा है। और चंदन जी, मैं आपको कैमरे के ऑन सामने मैं भी कोई ज्योतिष हूँ नहीं और मैं भी कोई ओपिनियन पोल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी क्या कहा, जितना मैंने बंगाल की राजनीति को समझा, मैंने जितना बंगाल का इस बार के चुनाव को समझा, मुझे ये लगता है कि दीदी स्पष्ट रूप से और स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है। तो ये थे बंगाल की राजनीति के बारे में गहरी दिलचस्प रखने वाले मृत्युंजय शर्मा जी, और ये सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल की सत्ता में वापसी कर रही हैं। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और हमारी जो चैनल है देश धड़कन, आप तमाम जो देखने वाले हैं उन लोगों को कमेंट में बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। और कल जैसा कि मैंने कहा कि न्यूज़ चैनल जो देश धड़कन है उसका एग्जिट पोल आने वाला है, तो आप अपनी राय जरूर दें और बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पटखनी दे रही है या ममता बनर्जी पुनः चौथी बार सत्ता में वापसी कर रही है। तब तक के लिए नमस्कार।